Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the welfare state यानी लोक कल्याणकारी राज्य। तो आज हम लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लोक कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो नया नहीं है। पुराने टाइम में भी राम राज्य की जिस अवधारणा का उल्लेख मिलता है वह लोक कल्याण की भावना पर ही आधारित है, लेकिन वर्तमान समय में जिस अर्थ विशेष में इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है वह आधुनिक औद्योगिकरण की देन है। लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और परिभाषाएं देख लेते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य क्या है। लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य अपनी संपूर्ण जनता का सर्वांगीण विकास करना और लोकहित करना है। लोकहित से तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति की अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ होता है व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और सभी प्रकार की असमानता को दूर करना। इस व्यवस्था का उद्देश्य है किसी समुदाय विशेष, वर्ग विशेष या समाज के किसी अंग विशेष का हित साधन मात्र नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज का हित साधन करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य है वो किसी वर्ग विशेष का कल्याण नहीं करता, बल्कि संपूर्ण समाज का कल्याण करता है। परिभाषाएं देख लेते हैं। D.W. कैंट के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो कि अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन समाज सेवाओं के अनेक रूप होते हैं। इनके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था होती है और इनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना होता है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर इब्राहिम ने दी है। डॉक्टर इब्राहिम के अनुसार वह समाज जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चयपूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित वितरण हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। डॉक्टर आशीर्वादन के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। तो ये था लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। अब हम लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहली विशेषता है राज्य के कार्यक्षेत्र में वृद्धि। लोक कल्याणकारी सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है और इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य को वे सभी हितकारी कार्य करने चाहिए जिनके करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम या नष्ट नहीं होती। दूसरी विशेषता है राजनीतिक सुरक्षा का प्रबंध करना। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि सभी व्यक्तियों में राजनीतिक शक्ति निहित हो और वे अपने विवेक अनुसार इस शक्ति का प्रयोग कर सकें। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ तत्व आवश्यक हैं। सबसे पहला तत्व है प्रजातंत्रात्मक पद्धति। राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र के अंतर्गत नागरिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिले होते। केवल लोकतंत्रात्मक शासन में ही नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए एक प्रजातंत्रीय शासन पद्धति वाला राज्य ही लोक कल्याणकारी राज्य हो सकता है। दूसरा तत्व है नागरिक स्वतंत्रताएं। राजनीतिक सुरक्षा और शक्ति की कल्पना केवल तभी की जा सकती है जब नागरिक स्वतंत्रता का वातावरण हो, अर्थात नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति और राजनीतिक दलों के संगठन की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा तत्व है सामाजिक समानता की व्याख्या। धर्म, जाति, वर्ग व संप्रदाय का भेदभाव किए बिना व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व प्रदान करना सामाजिक समानता का पर्याय है। चौथी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। लोक कल्याणकारी राज्य संपूर्ण विश्व में पंक्तियों के हितों से संबंध रखता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना और शांति व सुरक्षा का योगदान देना इसका लक्ष्य है। लोक कल्याणकारी राज्य सदैव वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित विचार है। पांचवी विशेषता है आर्थिक सुरक्षा का प्रबंध करना। लोक कल्याणकारी राज्य का प्रमुख आधार आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना है। आर्थिक सुरक्षा के प्रबंध के लिए कुछ तत्वों का होना जरूरी है। ये तत्व हैं। सबसे पहला तत्व है सभी को रोजगार के अवसर। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर अवश्य ही उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
कार्य करने में असमर्थ व्यक्तियों को जीवन यापन के लिए राज्य द्वारा बेरोजगारी बीमे का प्रबंध होना चाहिए। दूसरा, संपत्ति और आय का समान वितरण होना चाहिए। आर्थिक सुरक्षा केवल तभी स्थापित हो सकती है जब समाज में आर्थिक समानता हो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर किसी का शोषण ना कर सके। संपत्ति और आय का वितरण समान होना चाहिए। तीसरा, न्यूनतम पारिश्रमिक का आश्वासन। प्रत्येक व्यक्ति को इतना वेतन अवश्य दिया जाना चाहिए जिससे वह अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और न्यूनतम जीवन स्तर के साथ जीवन यापन कर सके। अर्थशास्त्री क्राउथर ने कहा है कि नागरिकों के लिए अधिकार रूप में इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। निवास, वस्त्र आदि के न्यूनतम जीवन स्तर की ओर से उन्हें चिंता रहित होना चाहिए। उन्हें शिक्षा का पूर्णतः समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और बेरोजगारी, बीमारी और वृद्धावस्था में दुख से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। अब हम लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य देख लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला कार्य है आंतरिक सुव्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। जब तक एक राज्य विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और सामान की रक्षा करने की क्षमता नहीं रखता और आंतरिक शांति सुव्यवस्था रखते हुए व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा और आश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए राज्य सेना और पुलिस रखता है, सरकारी कर्मचारी तथा न्याय की व्यवस्था करता है और इन कार्यों से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर लगाता है। दूसरा कार्य है कृषि, उद्योग और व्यापार का नियमन और विकास। लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व एक ऐसे राज्य के द्वारा ही पूरे किए जाते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न हो। इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि, उद्योग और व्यापार के नियमन विकास का कार्य किया जाना चाहिए। इसमें मुद्रा निर्माण, प्रमाणिक माप और तोल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकोषीय सहायता, नहरों का निर्माण, बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना और कृषि सुधार आदि शामिल हैं। राज्य के द्वारा जंगल आदि प्राकृतिक साधनों और संपत्ति की भी रक्षा की जानी चाहिए और कृषि उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा कार्य है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है आर्थिक सुरक्षा संबंधी। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत बहुत सारी बातें शामिल हैं, जिनमें सभी व्यक्तियों को रोजगार और अधिकतम समानता की स्थापना प्रमुख है। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो कि शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य अवश्य ही दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान नहीं कर सका, उनके लिए राज्य द्वारा जीवन निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। चौथा कार्य है जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं अवश्य प्राप्त हों। इसके साथ ही राज्य के द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर को निरंतर ऊंचा उठाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। पांचवा कार्य है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य व्यक्तियों के लिए उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करना होता है जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए सहायक और आवश्यक है। इस दृष्टि से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार का राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क किया जाता है। औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा ही की जाती है। इसी प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा चिकित्सालयों, प्रसूति गृहों की स्थापना की जाती है, जिनका उपयोग जनसाधारण निःशुल्क कर सकते हैं। छठा कार्य है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा परिवहन, संचार, सिंचाई, बैंक, विद्युत, कृषि के नवीनतम उपकरण आदि की व्यवस्था से संबंधित सार्वजनिक सुविधा के कार्य भी किए जाते हैं। इन सुविधाओं के लिए राज्य के द्वारा उचित शुल्क भी वसूल किया जाता है और जो लाभ होता है वह सार्वजनिक कोष में जाता है और इसका उपयोग भी स्वाभाविक रूप से अधिक सार्वजनिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सातवां कार्य है समाज सुधार। कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य व्यक्तियों को न केवल आर्थिक अपितु सामाजिक कल्याण करना भी होता है। इस दृष्टि से राज्य के द्वारा मद्यपान, बाल विवाह, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि परंपरागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए। आठवां कार्य है आमोद प्रमोद की सुविधाएं। जनता को स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्यानों, क्रीड़ा क्षेत्रों, सार्वजनिक तरण तालों, सिनेमागृहों, रंगमंच और रेडियो आदि का प्रबंध करना चाहिए। अब हम लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना देख लेते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की भले ही इतनी विशेषताएं हों, लेकिन फिर भी
आलोचकों द्वारा इसकी आलोचना की गई है। सबसे पहली आलोचना है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। लोक कल्याणकारी राज्य में राज्य को आधिकारिक अधिकार देकर शक्तिशाली बनाया जाता है। राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होता है वह स्वतंत्रता की भावना को उतना ही अधिक कुचलता है। इसलिए व्यक्ति के विकास की दृष्टि से राज्य की शक्ति में वृद्धि अवांछनीय है। दूसरी आलोचना है नौकरशाही का बोलबाला। राज्य को अपने कार्यों को करने के लिए नौकरशाही पर बहुत निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए नौकरशाही बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाती है। यह अत्यधिक शक्ति और अत्यधिक भ्रष्टाचार को ही जन्म देती है। तीसरी आलोचना है अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। लोक कल्याणकारी राज्य में समाज में निढल्ले, अकर्मण्य और निष्क्रिय व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। जब राज्य की ओर से बेरोजगारी भत्ते आदि की राशि मुफ्त में मिलने लगती है तो बेकार लोग काम ढूंढने का प्रयत्न ही नहीं करते हैं। उनमें मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है और यह उन्हें आलसी बना देती है और उनमें परिश्रम की भावना का भी लोप हो जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक कोष से मौज उड़ाने वाले अपाहिजों का राज्य बन जाता है। चौथी आलोचना है अधिक व्ययशील। राज्य व्यक्ति के सभी क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है और उन कार्यों को पूरा करने के लिए उसे अधिक व्यय साध्य व्यवस्था अपनानी पड़ती है, इसलिए यह व्यवस्था अपेक्षाकृत खर्चीली होती है। वर्तमान समय में लोक कल्याणकारी राज्य यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय राज्य माने जाते हैं, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात करने, नौकरशाही का भय होने और अत्यधिक खर्चीली व्यवस्था होने के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन इन बातों के होते हुए भी लोक कल्याणकारी राज्य के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है या नहीं। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की परंपरा बहुत पुरानी है। ईस्वी पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध सम्राट चंद्रगुप्त के महामात्य कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में ये व्यवस्था की थी कि राजा को प्रजा का पालन पिता की तरह करना चाहिए। बालक, बूढ़े, रोगी, विपत्तिग्रस्त, अनाथ व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। कालिदास ने राजा शब्द की व्युत्पत्ति रंजन अर्थात प्रसन्न करने का अर्थ देने वाली धातु से करते हुए राजा का प्रमुख कार्य प्रजा का सभी प्रकार से कल्याण करना बताया था। और अपनी इस प्राचीन परंपरा के अनुसार ही भारत के संविधान निर्माता लोक कल्याणकारी राज्य के विचार से प्रेरित थे। लेकिन एक लोक कल्याणकारी राज्य से जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है उन कार्यों का निष्पादन करने के लिए बहुत अधिक आर्थिक शक्ति और साधनों की आवश्यकता होती है। इंग्लैंड के अधीन दीर्घकालीन दासता के बाद व स्वाधीनता प्राप्त भारत के पास इतने साधन नहीं थे कि राज्य इस प्रकार के कल्याणकारी कार्यों को कर सके। इसलिए संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में इस बात की घोषणा की गई कि हमारा उद्देश्य भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधान के नीति निर्देशक तत्वों में इन बातों का उल्लेख किया गया है। राज्य अपनी नीति का इस प्रकार से संचालन करेगा कि समान रूप से पुरुषों और स्त्रियों और सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो। राष्ट्रीय वन का स्वामित्व और वितरण सबके हित में हो। राष्ट्रीय धन का स्वामित्व और वितरण सभी के हित में हो। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। बालकों का शोषण ना किया जाए। दूसरा, राज्य अपने आर्थिक साधनों की सीमा में काम दिलाने, बेकारी, बुढ़ापा, महामारी व अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता देने की व्यवस्था करे। तीसरा, राज्य काम करने की दशाओं में सुधार करे और स्त्रियों के लिए प्रसूति सहायता का प्रबंध करे। चौथा, राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य को सुधारे और उनके आहार, पुष्टि स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियोजन का सहारा लिया है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में लोक कल्याण के लिए अनेक योजनाएं स्वीकार की गई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भूमि सुधार, चकबंदी और रोजगार संबंधी कानून बने हैं। मजदूरों के कल्याण के लिए भी अनेक कानूनों का निर्माण किया गया है। यद्यपि वर्तमान समय तक भारत में पूर्ण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव नहीं हो सकी और चारों ओर गरीबी, बेकारी, अज्ञानता का साम्राज्य है, लेकिन इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और ये आशा की जाती है कि समय की गति के साथ साथ इस दिशा में बढ़ने की ओर के हमारे प्रयासों में तीव्रता और गति आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, लेकिन वह पूरी तरह से लोक कल्याणकारी नहीं है। वह लोक कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रयास कर रहा है।
तो आज की क्लास में हमने लोक कल्याणकारी राज्य के कंसेप्ट के बारे में जाना, उसकी विशेषताओं के बारे में जाना, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में जाना, और आलोचकों ने लोक कल्याणकारी राज्य की जो आलोचनाएं की हैं उसके बारे में भी जाना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इस वीडियो का PDF पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।